जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका श्रेष्ठ रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। आज सभी लोग मैथ की तैयारी करने में लगे हुए होंगे। जो ये प्रश्न आपको बोर्ड से रिलेटेड बताया जा रहा है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बस आपको इस वीडियो में वही पढ़ाया जाएगा जो कि परस्पर बोर्ड से रिलेटेड हो, जिससे आपका जो तैयारी कर रहे हैं उसमें 100 नंबर आ सकें। उसमें सबसे पहले मैं एक प्रश्न दिया हूँ कि यदि 2x + 3y = 18 हो और x - 2y = 2 हो को हल करके प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें कैसे इसको हल करें कि x और y का मान प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम इस दिए गए प्रश्न को लिखेंगे। तो प्रश्न है 2x + 3y = 18। समीकरण 1 इसको हम कर सकते हैं। दूसरा है x - 2y = 2। इसको समीकरण हम 2 कर सकते हैं। पेपर में एकदम सेम टू ऐसे लगाइएगा, क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है। लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न को अगर आप अच्छे से हल करके लगा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और जो एग्ज़ामिनर रहेगा वो आपसे इम्प्रेस होकर अच्छे से अच्छे नंबर देगा। तो सबसे पहले हम कंडीशन को समझेंगे। इसको हम लगाएंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि का मतलब होता है एक पद को विलवा देना और दूसरे पद को हल करना। तो जैसे कि शुरू में वीडियो जो बन रहा है आपको पूरा फोड़ के बताना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा मतलब वीडियो लॉन्ग हो सकता है। उससे बस ये रहेगा कि एक कंसेप्ट को समझ गए तो आप सारे कंसेप्ट को हल कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखा जाएगा कि 2x कितना है। तो इसमें 2x 3y दिखाई दे रहा है और बराबर 18 दिखाई दे रहा है। इसमें x - 2y = 2 दिखाई दे रहा है। इसमें कोई भी पद ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के बराबर हो। और विलोपन विधि में सबसे पहले एक पद को बराबर किया जाता है, तभी हो सकता है दूसरा पद बराबर हो, तभी काटा जा सकता है, अन्यथा नहीं कटेगा। तो इसमें अगर हम समीकरण लिख सकते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके 2 से गुणा कर घटाने पर जब ऐसे करेंगे तो यह एक कंडीशन बन जाएगा। इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2x पहले में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, उसको ऐसे लिख देंगे 2x + 3y 3y = 18। दूसरे में लिख सकते हैं 2x - 2 दूना 4y। इसमें दोनों पद में गुणा होगा, इधर भी 2 से गुणा हो जाएगा, इधर भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो 2x - 2 दूना, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और इसमें 2 से गुणा करें तो 2 दूना कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। घटाने की बात कर रहे हैं तो ये घट जाएगा। जो इसमें घटाते समय अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 2x से 2x कट जाएगा। अब 4 3 7 दोनों को जोड़ देंगे तो 4 3 7y = अब 18 में से 4 घटाएंगे तो 14 आएगा। तो अब परस्पर y बराबर कितना लिख सकते हैं, 14/7 लिख सकते हैं। 7 1 7 7 दूना 14। y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब पुनः यहाँ पे हम लिख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम कामा करके लिख दे रहे हैं y = 2। अब हमारा समीकरण 1 ये है, 2x + 3y = 18। समीकरण 1 है, इसमें y की जगह पे हमको रखना होगा। तो 2x में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे तो 3 × 2 बराबर कितना लिख सकते हैं, 18। तो यह परस्पर मान प्राप्त हो जाएगा। 2x + 6 = 18 हो जाएगा। अब 6 को उधर भेज देंगे तो 2x = 18 - 6 हो जाएगा। x को यहीं पर रहने देंगे, इसमें घटा देंगे तो परस्पर कितना हो जाएगा, 12। 12/2 काटेंगे तो x बराबर मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। अतः x = 6 y = 2। देखिएगा ये है बहुविकल्पी। तो देखिएगा x बराबर कहीं इसमें पूरा ऑप्शन में कहीं है, x = 6 y = 2। देखिएगा ऑप्शन 2 क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर से दूसरा प्रश्न आपको हम हल करवाने चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx + y = k² तथा
एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल हैं। सबसे पहले हमको कंडीशन जानना होगा कि अनेक हल के लिए कौन सा शर्त होता है और अद्वितीय हल के लिए कौन सा हल होता है और एक हल के लिए कौन सा कंडीशन होता है। तो सबसे पहले इसमें कंडीशन देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है अनेक हल हैं। अनेक हल के लिए सबसे पहले शांत अशांत ये सब आपको आना चाहिए। तो अनेक हल के लिए हम एक कंडीशन आपको समझा दे रहे हैं कि अनेक हल तभी होते हैं यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो अनेक हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको तो समीकरण को लिखना पड़ेगा। समीकरण को लिखने के बाद से तब हमको परस्पर तुलना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि x प्लस वाई बराबर के स्क्वायर, समीकरण 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा समीकरण आपको दिखाई दे रहा है कि x प्लस के वाई बराबर 1, इसको समीकरण 2 दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा दे रहे हैं कि अगर इस प्रकार के रैखिक युग्म अनेक हल है, अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक शब्द आना चाहिए जिसको कहते हैं तुलना करना। तो इसको सबसे पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से दोनों समीकरण को तुलना किया जाएगा। तो यहाँ पे ax, इसको याद रखे रहिएगा कि सबसे पहले हमको किससे तुलना करना होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जब इसको तुलना करना हमको आ जाएगा तब परस्पर देखिएगा a बराबर क्या, इस तरह से समीकरण ये दिखाई दे रहा है ये वाला। अगर इसको एक तरीके से और लिखना चाहते हैं तो सिस्टमेटिक ढंग से अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वाई बराबर 0। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंडीशन समझ में आ रहा हो। अगर ये कंडीशन समझ में आ जाएगा तो आप पेपर में 100 करके आएंगे। अन्यथा अगर ये अनेक हल है कि नहीं है, ये कंडीशन अगर आप फंस रहा है आपका, तो लिख के ले लीजिए, आप बहुत ज़्यादा समस्या में पड़ जाएंगे। तो इसलिए आप अगर पढ़ रहे हैं तो दिमाग को अस्थायी करके तब इसमें देखिएगा। यहाँ पर एक शब्द हम हाइलाइटर कर दिए हैं, अनेक हल। अनेक हल के लिए यहाँ पे कंडीशन लिख दिए हैं। अनेक हल कब होते हैं, बहुविकल्पी में आप लोग का प्रश्न दे सकता है कि पूछेगा कि अनेक हल है कि नहीं है। तो अनेक हल के लिए यहाँ पे क्या रखना है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यही कंडीशन है। अगर इस कंडीशन का पालन करेगा तो अनेक हल होगा, अन्यथा अनेक हल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम तुलना करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम तुलना कर रहे हैं तो देखिएगा एक जगह पे यहाँ पर ax है ना, ax है कि नहीं है, यहाँ पे x है, लेकिन एक जगह पे यहाँ पे क्या दे दिया, k दे दिया, देख रहे हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि a बराबर k, समीकरण 1 से लिखिएगा, समीकरण 1 से लिखिएगा। इसको आपको ऐसे नहीं करना है पेपर में, ये तो बहुविकल्पी प्रश्न है ना, या अगर ऐसे एकदम विस्तार से कर रहे हैं तो एग्जामिनर को इम्प्रेस करेंगे, और एग्जामिनर अगर 1-2 नंबर आपका गलत भी हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर देगा। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप एग्जामिनर को वही दिखाएंगे ना जो वह दिखना चाहता है। आप ये सब दिखा रहे हैं तो वह परफेक्ट समझेगा कि आपके पास नॉलेज का भंडार है, आप एकदम ज्ञान का भंडार रखे हैं। यही कारण है कि आप ये सब लिख रहे हैं, अन्यथा ये सब कोई बच्चा नहीं लिखता है और वही यही गलती करके आता है। पेपर में कहता है कि हम सब किए हैं, लेकिन नंबर मालूम नहीं कहाँ से कट गया। तो इस बात को याद रखिएगा, ये सब जरूर आपको लिखना है। तो यहाँ पर a1 बराबर कितना मिल गया आपको, k मिल गया, पुनः x है, a1 बराबर समीकरण 1 और समीकरण 2, पहले 1 को ले लीजिए, उसके बाद से फिर से b1 की बात करेंगे। तो देखिएगा b1 की जगह पर b, y तो है यहाँ पर, लेकिन b की जगह पर कुछ नहीं ना है, तो b की जगह पर कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है, ठीक है। उसके के बाद से c देखिए, तो c यहाँ पर अचर पद होता है, जो c होता है अचर पद होता है। तो c के जगह पर इसको हम इधर कर दिए हैं तो माइनस में था, तो अगर इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या c माइनस में मिलेगा, अर्थात अगर देखा जाए तो c बराबर माइनस के स्क्वायर मिल गया। c बराबर क्या मिल गया, माइनस के स्क्वायर। तो c 1 लेके चल रहे हैं तो 1 लिख दीजिए। पुनः समीकरण 2 से लिखेंगे, अगर समीकरण 2 से अगर हम लिख रहे हैं तो क्या मिलेगा, a2 बराबर देखिएगा x क्या है, x है, x की जगह पे कुछ नहीं, तो क्या नहीं, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो इसके जगह क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से पुनः
अगर इसका मान रख रहे हैं तो देखिएगा y तो दिया है, y दिया है, y के b के जगह क्या दे दिया, k दे दिया है। तो b यहाँ पे b2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, ठीक है। c2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे काम है, c2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो c2 के जगह पर अगर इस यह प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो c2 जगह पे -1 रख सकते हैं। दैट इज़ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अब हम परस्पर कंडीशन भरेंगे अनेक हल के लिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये हमारा कंडीशन होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को आप पालन कर रहे हैं तो आंसर सही है, स्वाभाविक सही है, और नहीं है तो नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या कर रहा है, अनेक हल होंगे किस कंडीशन से, के किस मान के लिए, अर्थात इसमें पूछ रहा है कि के का मान क्या होगा कि इसका अनेक हल हो सकता है, के का मान क्या होगा कि इसका क्या हो जाए, अनेक हल हो जाए। तो इसको हल करने के लिए देखिएगा a1 का मान इसमें देखिए तो k मिला है तो k रख दीजिए, a2 का मान इसमें क्या मिला है तो देखिए a2 यहाँ पे लिखे हैं, a2 का मान 1 मिला है बट्टा 1 कर दीजिए, बीच में बराबर है बराबर कर दीजिए। b1 का मान इसमें क्या मिला, 1 मिला है, 1 रख दीजिए। पुनः b2 का मान इसमें क्या मिला है, k मिला है, k रख दीजिए। c1 का देखिए c1 का मान इसमें -k² मिला है तो -k² कर दीजिए, ठीक। और c2 का मान इसमें क्या मिला, -1 मिला है तो -1 कर दीजिए। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इस के का इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा करके देखिए तो क्या हो जाएगा, k² बराबर 1 बराबर k²। अब इसमें एक कंडीशन होता है बाबू, इसका सबसे बड़ा कंडीशन ये होता है कि अगर इसमें एक अचर पद है और 2 चर पद हैं तो सभी का तुलना एक दूसरे से किया जाता है। तो अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो k² बराबर 1 लिख सकते हैं। जब k² और दोनों पक्षों का वर्गमूल ले रहे हैं, वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का, यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल जब लेंगे तो बच्चा लोग क्या मिलेगा, k बराबर ये अंडर रूट चल जाएगा, क्या चल जाएगा, अंडर रूट। अगर इसको भी अंडर रूट डाल सकते हैं, k² बराबर, और यहाँ पे प्लस माइनस इसका मान होता है 1 होता है, तो सब परस्पर ये कह सकते हैं कि k बराबर +-1, दैट इज़ आंसर। ये क्या आ जाएगा, अर्थात k का मान कितना होना चाहिए, तो k का मान होना चाहिए +-1, जिसके लिए क्या हल हो सकता है, अनेक को हल हो सकते हैं। k का मान अगर हम 1 रखेंगे इस समीकरण में तो इसका कितना हल हो सकता है, अनेक को हल हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरा समझ में आ रहा हो। जैसे कि यहाँ पर आपको तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है, देखिएगा ये जितना हम प्रश्न बता रहे हैं ये टोटल यूपी बोर्ड का ही है। आप इसको मन से पढ़ लें तो मुझे उम्मीद है कि आप 100 में 100 करके आएंगे, क्योंकि गेस बहुत तगड़ा होता है और ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब गेस पेपर है। आप लिख के ले लीजिए, अगर आप मतलब पेपर आप दे लीजिएगा तो आप खुद देख लीजिएगा लाइव प्रूफ कि कितना इसमें से प्रश्न आए हैं कितना नहीं आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए देखा जाए। क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण का युग्म 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत है। एक शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चा लोग, संगत या असंगत, संगत या असंगत। हम जानते हैं कि संगत हो या असंगत हो तो असंगत के लिए और संगत के लिए कंडीशन होता है। वह कंडीशन होता है कि यदि a1 बटा a2 इज इक्वल b1 बटा b2, b1 बटा b2 इज इक्वल, देखिएगा ये b है, b1 बटा b2 इज इक्वल c1 बटा c2 हो तो ये बहुविकल्पी के लिए तैयार कर लीजिएगा, हो तो क्या हो जाएगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। समझ रहे हैं। दूसरा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर इज़ नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल लिख सकते हैं या इज़ नॉट इक्वल लिख सकते हैं, तो डज नॉट इक्वल c1 बटा c2। यह कंडीशन होता है असंगत के लिए। किसके लिए, असंगत के लिए। समझ रहे हैं। ये कंडीशन आप लोग के बहुविकल्पी में ज़्यादा अनिवार्य है। इसको अगर आप तैयार कर ले रहे हैं तो इससे एक प्रश्न बहुविकल्पी में आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप इसको
मन लगा के थोड़ा से दिमाग सही करके इसको ज़रूर एक बार समझ लीजिए कि A1/A2 इज़ इक्वल B1/B2 इज़ इक्वल C1/C2 हो तो ये क्या होगा, संगत होगा। दूसरा कंडीशन हमको पढ़ना है कि A1/A2 इज़ इक्वल B1/B2 इज डज नॉट इक्वल C1/C2 तो ये क्या होगा, असंगत होगा। इस टॉपिक को समझ के रखिएगा, क्योंकि ये समझ लिए तो आप सवाल चुटकियों में हल कर सकते हैं। कंडीशन है, सबसे पहले हमको लिखना होगा 2x - 3y बराबर कितना, 8। इसको सम्मी नंबर 1 करें तो सबसे पहले हमको तुलना करना होगा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। जब इसका तुलना करेंगे, करने पर जब इसका हम परस्पर तुलना कर रहे हैं तो देखिएगा A बराबर हमको मिलेगा A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 -3, क्योंकि जो चिन्ह होता है उसको साथ में रखा जाता है, प्लस वाले को नहीं दिखाया जाता लेकिन माइनस वाले को। यहाँ पे माइनस है इसलिए 3 भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद से C1 बराबर हम लिख सकते हैं, देखिएगा ये प्लस में है लेकिन इसको हमको ऐसे लिखना है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2x - 3y - 8 बराबर 0। तो C का मान किस में आ रहा है, देखिएगा माइनस में आ रहा है, तो इसलिए C1 बराबर -8, ठीक है ना। दूसरा भी समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिएगा 4x - 6y बराबर 9। तो यहाँ पे भी लिखा जाएगा समीकरण को, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, तो लिखा जाएगा समीकरण 2 को A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर जब इसको तुलना करेंगे तो इसको तो हमको सबसे पहले सही लिखना होगा 4x - 6y, देखिएगा 4x - 6y - 9 बराबर 0, तब नहीं इसके जैसे मिलेगा हमको, तो मिल गया है। अतः A2 बराबर लिख सकते हैं 4, B2 बराबर लिख सकते हैं -6 और C2 बराबर लिख सकते हैं -9। कंडीशन हमको क्या देखना है, ये देखना है, पहले हमको मान ऐसे भर देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, हमको ऐसे भर देना। अब ये देखना है कि बराबर 2 मान बराबर आ रहे हैं कि नहीं, चाहे तीनों मान बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो इस कंडीशन से हम देख लेंगे। चलिए A1 का मान कितना हम पाए हैं, तो A1 का मान देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 भर दीजिए। B1 देखिए A2 का मान इसमें हम क्या पाए हैं, 4 है तो बट्टा 4 कर दीजिए, बराबर लगा दीजिए। B1 का मान इसमें देखिए, B1 का मान -3 है तो -3 भर दीजिए, पूरा का बट्टा। B2 का मान इसमें क्या है, देखिएगा यहाँ पर B2 है तो B2 का मान कितना है, -6 है और -6 भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद से किसका मान भरना है, C1, तो C1 का मान -8 है तो -8 कर दीजिए। C2 का मान कितना है, -9 है तो -9 कर दीजिए। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। देखिए 2 1 का नम 2, 2 दूना 4, 3 1 का नम 3 और 3 दूना 6। ये वाला हिस्सा तो नहीं कटेगा, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, 1/2 बराबर 8/9। ज़रा आप देखिए तो ये दोनों आपस में तो बराबर हैं, A1 A2 बराबर B1 B2, देख रहे हैं। लेकिन क्या ये वाला मान इन दोनों के बराबर है, नहीं है, तो डज नॉट इक्वल C1/C2। तो देखिएगा ये नियम पालन कर रहा है कि नहीं। देखिए A1/A2, यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर इस डज नॉट इक्वल C1/C2। कौन सा कंडीशन बना रहा है, असंगत। क्या उसी के जैसे दिखाई दे रहे हैं। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं इसको A1/A2 इज इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः यह दिया गया समीकरण असंगत है। इसमें आप लोग का पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी आप लोग का नहीं कटेगा अगर इस प्रकार के प्रश्न को आप हल कर रहे हैं। आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि क्या मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूँ। बढ़ा चढ़ा के बोलने का मतलब ये होता है बच्चे तो सब जानेंगे क्या, सब तैयारी है, लेकिन बोर्ड के पेपर में जाने के बाद से उन सब का मन दुखी हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न को कभी हल नहीं किए हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको मन से हल करेंगे, जैसे हम बता रहे हैं ऐसे पेपर में हल कर रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। आप सुने हैं कि मैथ में 100 में 100 मिलता है, बस मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरा का पूरा मिल सकता है। तो आप इतने क्लियरिटी और इतने सिस्टमेटिक ढंग से लिख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि एग्जामिनर आपसे एकदम इम्प्रेस हो जाएगा। अगर एक गलत भी कर दे रहे हैं तो उसमें ज़्यादा आपका नंबर नहीं कटेगा, बल्कि कुछ ही नंबर कटेंगे और पूरा का पूरा नंबर मिल जाएंगे। चलिए, जैसे कि यहाँ पर एक और प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। जान लीजिए कि पहला संगत है या असंगत है, हल है कि नहीं है, एक हल है कि अनेक हल है, अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आप कंफर्म है कि बोर्ड के पेपर में आएंगे। इसलिए चुनिंदा प्रश्न आपको हम बता रहे हैं कि अगर इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं तो एक साथ आपको 2 प्रश्न हम बता दे रहे हैं कि दोनों प्रश्न को एक साथ हैंडल कर लें। जैसे कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण का निकाय kx प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस y बराबर 1 का पहला कंडीशन कह रहा है अद्वितीय हल है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको एक कंडीशन समझना होगा कि अद्वितीय हल के लिए क्या लिखना होता है। तो अद्वितीय हल के लिए a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल b1 बटा b2। समझ रहे हैं, b1 बटा b2 क्या कंडीशन होगा? अद्वितीय हल के लिए a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल c1 बटा c2 पहला कंडीशन। और कोई हल के लिए नहीं, अगर कोई हल नहीं है तो इसमें आपको याद रखना होगा कि a1 बटा a2 इज इक्वल b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल c1 बटा c2। ये कंडीशन आपको याद रखना होगा। अगर ये कंडीशन आप तैयार कर ले रहे हैं तो आप किसी भी प्रश्न को कितना भी घुमा के क्यों ना दें, आप तुरंत उसको हल कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आया है आपके पेपर में, तो बस आप ईमानदारी से पढ़ ले रहे हैं तो आप इसको तो हल कर ही लेंगे। लेकिन अगर इसी से रिलेटेड कोई और भी प्रश्न आ रहे हैं तो उसको आप आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि कंडीशन आपसे पूछेगा अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसका कंडीशन ही यही है कि अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल b1 बटा b2। कोई हल के लिए नहीं अगर है तो a1 बटा a2 इज इक्वल b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल c1 बटा c2। तो इसको हल करने के लिए चलिए यहाँ पे हम कंडीशन डाल रहे हैं। सबसे पहले तो हमको समीकरण को लिखना होगा। समीकरण 1 kx प्लस 2y इज इक्वल 5। तो क्या ये समीकरण के रूप में नहीं है, इसको सही से बनाइए। तो kx प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल 0। इसको सम्मी नंबर क्या मान लेंगे, 1। अब इसको किससे तुलना करना होगा, समीकरण यहाँ पे लिखिएगा, समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पे जब इसका हम तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चा लोग, इसका परस्पर मिलेगा a1 बराबर k, b1 बराबर, देखिएगा यहाँ पे b1 बराबर 2, यहाँ पे c1 का मान कितना दे दिया, c1 बराबर -2। उसी तरह से दूसरा हम समीकरण उठाएंगे। यहाँ पे देखिएगा दूसरा समीकरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा समीकरण है कि 3x प्लस y इज इक्वल 1। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 3x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल 0। इसको भी वही कंडीशन लिखना होगा कि समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर जब इसका परस्पर हम तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा a2 बराबर 3 b2 बराबर 1, क्योंकि y के जगह कुछ नहीं है, b के जगह कुछ नहीं है तो 1 रहता है, और c2 बराबर -1। अद्वितीय हल होगा तो कंडीशन क्या भरेंगे, सबसे पहले कंडीशन हमको ये जानना होगा अद्वितीय हल के लिए। पहला, यहाँ पे पहला लिखिएगा, पहला अद्वितीय हल। जब अद्वितीय हल की बात करें तो हमको क्या कंडीशन भरना होगा,
अद्वितीय हल के लिए A1/A2 डस नॉट इक्वल C1/C2। तो इसका परस्पर अगर हम मान भर रहे हैं तो क्या मान मिलेगा ज़रा देखिएगा। A1 का मान देखिए इसमें क्या है, A1 का मान K है, K भर दीजिए। A2 का मान भरना है ना, तो यहाँ पे देखिए A2 का मान कितना है, 3 है, 3 भर दीजिए। डज नॉट इक्वल C1/C2। तो देखिए तो C1 का मान इसमें कितना है, -2 है और C2 का मान -1 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो K डज नॉट इक्वल 2 इधर जा रहा है तो भाग के रूप में इधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा 2 तिहाई 6। अर्थात K के किस मान के लिए, K के किस मान के लिए होना चाहिए, तो K डज नॉट इक्वल 6 का कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। उसी तरह से आपका दूसरा प्रश्न इसमें ध्यान देना होगा। दूसरा प्रश्न भी क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कोई हल नहीं है। क्या दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कोई हल नहीं है। तो कोई, यहाँ पे लिखिएगा कोई हल नहीं हो, इसके लिए कंडीशन हमारा होता है कि जौन A1 होता है A1/A2 इस इक्वल B1/B2 डस नॉट इक्वल C1/C2। तो मान भरिए। तो A1 का मान देखिए इसमें क्या है, A1 का मान K है, भर दीजिए, बटा A2 का मान इसमें देखिए क्या है, 3 है, तो 3 भर दीजिए, बराबर। यहाँ पे देखिएगा B1 का मान कितना है, 2 है, 2 भर दीजिए। B2 का मान इसमें कितना है, 1 है, 1 भर दीजिए, बराबर कर दीजिए। बराबर नहीं, नॉट डज नॉट इक्वल। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा C2 का मान कितना है, -2 है, -2 भर दीजिए। और C1 का मान -1 है, -1 भर दीजिए। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा कर सकते हैं। तो जब परस्पर हम आपस में गुणा करेंगे तो क्या मान मिल सकता है। इस मान को मिलने के लिए सबसे पहले हमको हल करना होगा। 1 मिनट ज़रा से, क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है क्या। ये तो 5 है ना, ओ तरी, C का मान हमको 5 भरना पड़ेगा ना। देखिएगा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है क्योंकि यहाँ पर C1 का मान 5 है ना, -5 होगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, क्योंकि यहाँ पे गलत हो गया है। तो चलिए देखिएगा तो और कुछ गलत नहीं है, बस इतना ही गलत था। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा, हम मान परस्पर भर रहे हैं तो परस्पर मान क्या मिलेगा, यहाँ पर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, यहाँ पे सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, यहाँ पे देखिएगा B1/B2 होना चाहिए, मतलब हम C1/C2 भर दिए थे। तो इसके लिए एक बार हम दोबारा हल करेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न को हम नीचे हल कर दे रहे हैं। देखिएगा इसको हल करने के लिए A1, तो या तो A1 का मान इसमें कितना है, K है, K भर दीजिए, ठीक है। A2 का मान क्या है, तो देखिएगा A2 का मान 3 है, 3 भर दीजिए। डज नॉट इक्वल B1/B2, तो B1 का मान 2 है और B2 का मान देखिएगा इसमें 1 है। जब आपस में परस्पर गुणा करेंगे तो K डज नॉट इक्वल 6, यानी कि K का किस मान के लिए नहीं अद्वितीय हल होगा, तो K डज नॉट इक्वल 6 के लिए अद्वितीय हल होगा। उसी तरह से यहाँ पे हम गलत किए थे प्रश्न को, क्योंकि C1 = 5 था, हम C1 = 2 भर रहे थे। तो देखिएगा B1/B2 में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, लेकिन C1 के जगह पर हमको परस्पर यहाँ पे क्या भरना होगा, -5 भरना पड़ेगा, ठीक है। और C2 के जगह पे उतना ही रहेंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब जब माइनस से माइनस कट जा रहा है तो परस्पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, K3 = 2/1 डज नॉट इक्वल 5, डज नॉट इक्वल 5/1। इसको सही से हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको हम सही से लिखेंगे बच्चा लोग, तो इस डज नॉट इक्वल से हमको कोई मतलब नहीं है, डज नॉट इक्वल से हमको कोई मतलब नहीं है। अर्थात इस वाले पोर्शन को हम छोड़ देते हैं, बस इन दोनों पोर्शन को एक साथ लेके जाएंगे। इन दोनों पोर्शन को जब एक साथ लेके जाएंगे तो इसका जब इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 6 के बराबर कितना आ जाएगा, 6। अर्थात अगर हम K का मान क्या रख दे रहे हैं, 6 रख दे रहे हैं, तो कोई हल नहीं होगा। देख रहे हैं यहाँ पे K का मान अगर हम कितना रख दे रहे हैं, 6 रख दे रहे हैं, तो इसका कोई हल नहीं होगा। और K का मान अगर हम 6 के बराबर नहीं रख रहे हैं तो इसका कितना हल हो सकता है, अद्वितीय हल हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप एकदम पेपर में ऐसे ही लिखेंगे जिसके वजह से एग्जामिनर आपका एक भी नंबर ना काटे और आपको पूरा का पूरा मिले। भगवान और माँ सरस्वती का प्यार आप पे बरसता रहे, ठीक है। चलिए तब तक एक और सवाल हम आपको हल करवा दे रहे हैं।
जैसे कि यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। कोई आयताकार बाग है जिसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। चलिए, इसको हल करने से पहले सबसे पहले हमको इबारती प्रश्न के कंडीशन को समझना होगा, क्योंकि इबारती प्रश्न का कंडीशन कुछ ऐसे कहता है कि वही जो भिन्न कहता है, भिन्न करे टिन फिन आयब तो जायब नहीं, जायब तो आयब नहीं। सेम टू सेम प्रोसेस ये भी करता है। इबारती क्वेश्चन जिस बच्चे को एक बार लगाना आ गया, वह कितना भी घुमावदार इबारती प्रश्न क्यों ना हो उसको हल कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन आएंगे जिसको हल करने में आपको बहुत बड़ी समस्या होगी। इसलिए सबसे पहले इबारती प्रश्न को 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ना चाहिए, कंडीशन को समझना चाहिए, उसके बाद से प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए। एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब यहाँ पे हमको समझना होगा कि अर्ध का मतलब क्या होता है। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, आधा परिमाप। अगर इसको मैथ की भाषा में लिखना चाहें तो 1/2 परिमाप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2 परिमाप लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आपको समस्या नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि यदि जो अर्ध परिमाप है वह कितना है, 36 मीटर है। अर्थात अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, अर्ध परिमाप मतलब 1/2 का जो परिमाप, पहले इसको परिमाप को ऐसे लिख दे रहे हैं। इसको लिखने से पहले सबसे पहले हमको एक आयताकार बाग की लंबाई, अर्ध परिमाप इतना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्थात माना जाएगा कि माना लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। कितना मीटर है, y मीटर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार देखिएगा, जो लंबाई है यानी कि x बराबर y, एकदम ऐसे लिखिएगा पेपर में भी। अब पढ़िएगा, लंबाई, ये लंबाई है, लंबाई चौड़ाई से 4, जहाँ पे 4 आया, अधिक है तो जोड़ दीजिए, कम है तो घटा दीजिए, गुना है तो गुणा कर दीजिए। समझ रहे हैं, फिर से समझिएगा, लंबाई चौड़ाई, एक एक शब्द को ख़त्म कीजिएगा, लंबाई चौड़ाई से 4 इस पे आ रहा है, y में 4 जोड़ दीजिए। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर y प्लस 4। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना लिख सकते हैं, 4। समीकरण 1 लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है, पहले परिमाप जानिएगा, अर्ध परिमाप से आपको अभी कोई मतलब नहीं है। परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन क्या होता है, चौड़ाई। तो इसका देखिएगा, अब अर्ध परिमाप कह रहा है तो अर्ध परिमाप भर दीजिए, ठीक है। अगर अर्ध परिमाप कहेगा तो अर्ध परिमाप भरिए, अच्छा पूरा परिमाप कह रहा है तो पूरा भरिए। तो यहाँ पे अगर हम मान भरें तो देखिएगा, कह रहा है कि अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब होता है आधा, अर्थात यहाँ पे हम परिमाप हुआ तो उसको हम लिख सकते हैं ना कि 36 दिया है, लेकिन अर्ध परिमाप मतलब 1/2 गुणा 2 लंबाई धन चौड़ाई, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, लंबाई को क्या माने देखिएगा, 36 बराबर लंबाई को हम क्या माने हैं, तो लंबाई को माने x, चौड़ाई को क्या माने हैं, y। अब इसको हम सही से लिख दे रहे हैं उलाट पुलाट के, तो x प्लस y बराबर 36, सम्मी नंबर 2। देखिएगा, आसान से मिल गया। पेपर में एकदम ऐसे ही सुंदर सुंदर साफ लिखिएगा, जिसके वजह से एग्जामिनर खुद देखकर आपसे इंप्रेस हो जाए और पूरा का पूरा नंबर दे दे। तो लिखा जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिख दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 36। समझ रहे हैं। तो परस्पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से कह सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो समीकरण 2 में से, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 2 माइनस समीकरण
1 से, ठीक है ना। यानी कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करने पर, घटाने पर। तो इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं x + y = 36 और x - y = 4। जब इसको घटाएंगे तो हमको कंडीशन क्या मिलेगा, घटाने का, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x से x कट जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा 2y बराबर, जब घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। तो y बराबर कितना लिख सकते हैं, 32/2। काटेंगे तो परस्पर y का मान कितना आ जा रहा है बच्चा, 16 आ जा रहा है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। 1 में यहाँ पे हम ऐसे कर दे रहे हैं, 1 में रखने पर। जब y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं तो समीकरण नंबर क्या है, यही 1 है, देखिएगा। तो हो जाएगा x - y = 4। तो x माइनस, देखिएगा y का मान कितना रखे हैं, 16 बराबर 4। अभी माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x बराबर 16 × 4 = 20। अतः क्या पूछ रहा है, अतः बीमाई ज्ञात कीजिए ना। अतः यहाँ पे कंडीशन निष्कर्ष जरूर लिखा जाता है। अतः आयताकार की लंबाई कितना लिख सकते हैं, 20 मीटर। कितना मीटर, 20 मीटर। तथा चौड़ाई कितना लिख सकते हैं, 16 मीटर। दैट इज़ आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। अभी जस्ट शाम तक मैं आप लोग को नाव धारा से संबंधित क्षेत्रमिति और उसके बाद से कुछ रचनाओं से संबंधित आपको प्रश्न बताएंगे, जो कि परसों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा फॉर यूपी बोर्ड। धन्यवाद। आप ईमानदारी से पढ़ें और अच्छे नंबर से पास हों।